अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आज एक मुसलसल चल रही है कि उन्होंने कहा है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो हुकूमत के जो फैसले होते हैं या जो डिसीजंस होते हैं उसकी ओनरशिप लें। अगर उन्होंने यही रविश बरकरार रखी और ओनरशिप नहीं ली तो फिर काबीना में या उनके जो पार्लियामेंट है उसमें किसको रहना है, कैबिनेट में किसको नहीं रहना है, ये फैसला वो खुद करेंगे, वो खुद देखेंगे। अब इस बात के ऊपर एक बहस चल रही है कि क्या इससे पहले कोई और देख रहा था, क्या कोई और बिठा रहा था, ये नहीं थे, आखिर यही प्राइम मिनिस्टर है ना। तो फिर ये बात उन्होंने क्यों की कि अगर अब नहीं किसी ने सुनी मिनिस्टर ने तो फिर मैं खुद देखूंगा कि किसको मैंने रखना है और किसको नहीं रखना, या सच बोल पड़े वो। देखें, ये दोनों बातें हैं जो है ना जी, ऑनरशिप का सवाल है कि जिस तरीके से वो ऑनरशिप चाहते हैं ना, उसके लिए भी मुश्किल है मिनिस्टर्स के लिए कि उसको वो कर भी सकें, क्योंकि जाहिर है कि ये तो अंडरस्टूड है ना कि जब कोई गवर्नमेंट आती है, एक मिनिस्टर अपॉइंट करती है, तो उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जस्टिफाई करेगा हर माज पे, क्योंकि वो एक तरह का एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है गवर्नमेंट का। तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, यानी फर्स्ट हैंड जो पार्टनर होता है वो ही होता है। लेकिन माजी के तजर्बात में ऐसे आया ना कि ये जो गवर्नमेंट थी, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रेट कंफ्यूजन हम लोगों ने नोट किया होगा, आप लोगों ने, हर बड़े इशू पे, कि प्राइम मिनिस्टर की एक लाइन है, मिनिस्टर कुछ कहता है, दूसरा मिनिस्टर कुछ कहता है। बल्कि शुरू शुरू में तो ये एक डिजास्टर की शक्ल में सामने आ गया था कि जब मिनिस्टर्स ने, यानी आईएमएफ जैसे मौजूआत पे, जिस पे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जो गुज़श्ता 15 साल से रिपीटेडली खताब कर रही है और बयानात दे रही है कि आईएमएफ क्या है, हम उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, लेकिन हुकूमत के आने के बाद ये इतना बड़े इशू पे मिनिस्टर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरह का डेड लॉक आप इसको कह सकते हैं, यानी टोटल इख्तलाफ राय वो आ गया था। इससे आगे अब देखते जाएं तो बहुत मौकों पे होगा, देखा होगा आपने कि मिनिस्टर्स जो हैं वो कोई बयान देते हैं, हुकूमत कुछ बयान देती है। और तीसरा आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जिस जोश और खरोश के साथ या जिस सख्ती के साथ उनके मामलात को डिफेंड किया जाए, उसके लिए हर मिनिस्टर तैयार नहीं होता। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा शैफलिंग भी जो है उन्हीं के मिनिस्टर्स के में हुई है कि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक तरह का रिवॉल्विंग डोर रहा है गुज़श्ता 3 सालों में। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये जो मिनिस्टर्स इन्होंने लिए हुए हैं, इनमें से 7-8 तो ऐसे हैं ना कि जो हर मौसम में मिनिस्टर हैं और हर हुकूमत में मिनिस्टर है। यानी इनके बड़े, एक तो 15 दफा मिनिस्टर रह चुके हैं ना, जो रावलपिंडी, शेख रशीद साहब जी। 15 दफा, विच इज ए रिकॉर्ड। और उसके अलावा भी जो मिनिस्टर्स हैं, कोई पीपल्स पार्टी के दौर में रहा, कोई मुशर्रफ के दौर में रहा, कोई नवाज शरीफ के दौर में रहा। तो ये इसको कहते हैं मांगे तांगे के लोग, कि जिनको आप उधार लेके ना, मुस्तार लेके तो अपने काम निकालते हैं। अब देखें पार्टीज के अंदर जब पार्टी बनती है, उसको जब इस नजदीक आ जाती है इक़्तिदार के इतने करीब कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के बारे में सोचती है, तो वो शैडो काबीना जिसको कहते हैं वो बनाते हैं। उसमें वो ऐसे अपने जो रैंक और फाइल्स में जो उनके एक्सपर्टीज वाले लोग होते हैं उनको छांटी करके आगे लाते हैं कि अगर हमारी हुकूमत बन गई तो मैशियत कौन देखेगा, सोशल वेलफेयर कौन देखेगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन देखेगा। तो अब ये लास्ट मिनट तक जब इनको पता ही नहीं था कि हमने आना भी है या नहीं, या आना है तो फिर कौन होगा ये भी नहीं पता था, आई डोंट नो। तो उसके बाद इन्होंने इधर उधर से उधार लिए मिनिस्टर्स और उनके थ्रू काम कराया। लेकिन सुतम शरीफी की बात यह है कि आप उधार भी लेते हैं ऐसे लोगों को जो अपनी नाकामी साबित कर चुके हैं रिपीटेडली। यानी जो आदमी ये साबित कर चुका हो जिंदगी में कि वो नाकाम आदमी एज ए मिनिस्टर, अब नाकाम आदमी एज ए मिनिस्टर मैं आपको बताता हूँ कौन होता है। कि मसलन एक मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन है और वो ये मैंडेट लेके आता है जी मैंने पाकिस्तान की आबादी कंट्रोल करनी है,
तो उसके दौर में अगर आबादी जो है वो 5% के बजाय 20% बननी शुरू हो जाए तो वो फेलियर है, मिनिस्टर फेल है। उसको अगर आइंदा आने वाला हुक्मरान अगर मिनिस्टर अपॉइंट करता है तो दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, और ये फेलियर पे इंसिस्ट करने वाली बात है। इसी तरह एक अगर मिनिस्टर ऑफ रेलवे रहा है और वो जब जाता है तो दूसरा मिनिस्टर आके कहता है कि ये रेलवे ही हमें कहीं बेच के जान छुड़ानी पड़ेगी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दी होगी। तो इसलिए अब ये जो आके तो ये सिचुएशन है, एक तो मिनिस्टर्स इनके अपने नहीं है, उनके साथ ज़हनी हमांगी नहीं है, उनका वो मजाज भी नहीं है, चूंकि ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि खास किस्म का एटीट्यूड लेके हर हुकूमत में मिनिस्टर भी बन जाते हैं और सर्वाइव भी करते हैं। तो खान साहब की ख्वाहिश ये है कि वो एग्रेसिवली जो है बाहर निकले उनकी तरह, और बड़े बुलंद आवाज किस्म से लोगों को चुप कराएं, दावे करें और इस तरह की चीजें करें, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इनकी इस बात से मुझे इत्फाक है कि अगर वो उनकी बात पे आउन नहीं करते, उसकी ऑनरशिप नहीं लेते, तो वाई दे आर मिनिस्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात उनकी सही है, चूंकि जाहिर है उनकी तवक्को ये है और उस पर होना चाहिए, लेकिन ये उसका प्रॉब्लम जो मैंने आपको बता दिया कि उसकी तफसील ये है प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सेनेटर साहब मिले, एमक्यूएम के, तो मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले, तो वो कहने लगे कि जी अगर हमारी पार्टी निकल गई तो ये हुकूमत नहीं रह सकेगी, जो एमकेएम का एक डायलॉग है हर हर गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट जाएगी, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट जाएगी, तो उन्होंने कहा पीटीआई का जो हशर है या पीटीआई का जो स्टेटस है वो काफ लीग से भी नीचे चला जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट जाएगी तो पीटीआई जो है वो काफ लीग जैसी हो जाएगी या उससे भी नीचे चली जाएगी? अगर गवर्नमेंट जाती है तो डेफिनेटली इसके चांसेस हैं जी, क्योंकि जो पार्टी इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, जो ये मिनिस्टर्स की फौज है या जो मशीर हैं, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो कलीदी ओहदों पे फाइज लोग हैं, उनमें से तो एक भी पार्टी का ओरिजिनल कोई वर्कर या लीडर नहीं है। वो तो मैंने कहा ना कि बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनको कतन उनसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि एक पार्टी टूट जाती है हुकूमत तो वो उन्हीं के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनका माजी इस चीज का गवाह है कि वो किसी के साथ खड़े नहीं रहे। वो अगर उन्होंने खड़ा रहना होता तो वो जो पीपुल्स पार्टी में थे वो वहीं खड़े होते, वहां भी तो हजारों लोग मौजूद हैं। लेकिन वो अपने नेक्स्ट जॉब को महफूज करने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे लोगों से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती, इसलिए उनकी बात जो है वो बड़े तजर्बे की बात है। और पाकिस्तान में देखें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलमिया यही रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी तरह के आर्जी किस्म के बंदोबस्त के तहत जो है वो वर्कर्स भी लेते हैं, मिनिस्टर्स भी लेते हैं, लीडर्स भी लेते हैं, और जब पार्टी को कोई धचका लगता है तो ये लोग फिर जो है ना इधर उधर गायब हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही आम सी बात है। आप देखें रातों रात जब मुस्लिम लीग के खिलाफ, जो कि सबसे बड़ी मैस पार्टी थी इलेक्शन से पहले, तो उसके खिलाफ जब एक मुहिम शुरू हुई तो आपने देखा कि 60 के लगभग जो उनके मेंबर थे मुख्तलिफ असम्बलीज में, वो जनाब उन्होंने रातों रात एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया। यही बात मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ होती रही। तो उसकी वजह यह है कि उन लोगों को पता है कि जो इक़्तिदार का सरचश्मा क्या है, और उनको पता है इक़्तिदार का सरचश्मा अभी तक पाकिस्तान में पार्टी नहीं है, अगर किसी को गलतफहमी है, और ना ही इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम है। ये बात जो है, अभी कल ही मैंने इस पे कॉलम लिखा था कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का सरचश्मा जो है वो दौलत है, और ये कोई नई बात नहीं। मैंने वो हवाला दिया था, दी रिपब्लिक एक किताब है बहुत पुरानी, अफलातून ने जो लिखी थी, कई हजार साल से रीप्रिंट हो रही है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो बार बार इसी तरह दोहराई जाती हैं। तो उसमें उसने ये बात बड़ी खुल के लिखी थी कि इस तरह की हुकूमतें जो होती हैं उनके अंदर जो है वो ताकत का सरचश्मा दौलत होती है, और जिस लोग के पास दौलत होती है उन्हीं के पास ताकत और इख्तियार जो है वो आता है। और ये भी दौलत ऐसी नहीं कि ये दौलत लेके तो किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि दौलत बराए दौलत वाले होते हैं कि जिनका मकसद ये होता है कि वो दौलत लेके तो उसके जरिए फिर इक़्तिदार और ताकत पे मजीद कब्जा जो है वो मजबूत करें।
तो पाकिस्तान में ये आपने देख लिया कि वहां पे जो टिकट बिकते हैं, पहले असेंबली में तोड़फोड़ होती है, विजिबल इनविजिबल फोर्सेस का रोल सामने आता है, उसके बाद जिसका सबसे बड़ी बोली होती है उसको टिकट मिलता है। ये अभी आप देखें, ये आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात आ रहे हैं, इससे पहले गलगित बल्तिस्तान में हुए थे, आपने देख लिया। तो उसमें ये आम बहसें चल रही हैं कि जो 3 करोड़ दे रहा है उसको नहीं मिल रहा, और जो 5 करोड़ दे रहा है उसको मिल रहा है। तो जो आदमी 5 करोड़ दे के तो असेंबली की सीट लेता है, तो असेंबली की अंदर मुराद क्या है, उसके अंदर पैसे कितने हैं, अगर गौर से देखा जाए तो वो तो बहुत ही एक गरीब किस्म का जॉब है, अगर उस तरीके से देखा जाए कंपैरेटिवली। आप कभी 5 करोड़ रुपया उससे नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो पैसे लगा के आते हैं उनके अंदर मंसूबे होते हैं, बिजनेसेस होते हैं और एजेंडे होते हैं, जिसको सामने रख के वो इतने पैसे लगाते हैं और आने के बाद फिर जो है वो उस पे अमल करते हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत आम है। इसके जो है ना, इससे जान छुड़ाए बगैर आप जमहूरियत को जमहूरियत नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक सर। एक ट्रेंड और यहाँ पे चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, जो कि कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में या गवर्नमेंट के अंदर है, और आप ही बता सकेंगे कि क्या ये पहले भी था। वो है जी चमचागिरी और खुशामद। और इसको सुना ये जा रहा है कि जो ऊपर की लीडरशिप है वो बड़ी हवा दे रही है, वो बहुत पसंद कर रही है। तो ये चीज बहुत चल पड़ी है आजकल। तो ये पहले भी थी क्या? नहीं जी, बिल्कुल पहले नहीं थी। ये मैं आपको बता दूं कि अब यही तो बात है ना कि ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर हर चीज को जवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो अखलाकियात को है, जो पॉलिटिकल मोरालिटी है, एथिक्स हैं। उस नाम की कोई चीज जो आज से 30 साल या 40 साल पहले थी वो नहीं रही। आपको हर दूसरा आदमी जो है वो कायदे आजम के किस्से सुनाता नजर आएगा। वो जी कायदे आजम बड़े उसूल पसंद आदमी थे। वो जी उसमें गवर्नर जनरल हाउस में चाय पीकर तो बिल अपनी जेब से देते थे। हम्म। वो केला मंगवाते थे तो उसका आधा हिस्सा वापस कर देते थे, वो फल उन्होंने वापस कर दिए थे। यानी ये देखें ना कि एक तरफ इनके किस्से कहानियां देखें तो वो कोई सारी फिक्शनल नहीं है, बल्कि उस दौर में पूरे बर्रे सगीर में जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उसूल पसंदी थी, और पॉलिटिक्स को पैसे बनाने का, लूट खसूट का और दौलत जमा करने का, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, जरिया नहीं समझा जाता था। एंड कायदे आजम जो है, ही वॉज नॉट अलोन इन दिस थिंग। क्योंकि कैरेक्टर जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता था जो है वो लीडरों से, और उसमें इंक्लूडिंग जो कॉलोनियल जो हुक्मरान तबका थे, अंग्रेज थे, उनसे भी यही तवक्को की जाती थी। हालांकि वो एक तरह की कॉलोनियल पावर थे, लेकिन उनको भी ये इख्तियार नहीं था कि वो दौलत की लूट खसूट और इस तरह की जो है वो चीजें करें। उसमें आप ये देखें कि उस दौर का जितने लोग हैं, लीडर हैं, उसमें महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, किसी एक का नाम ले लें आप, एक से एक बढ़कर जो है वो कैरेक्टरफुल लोग थे, जिन्होंने एक पैसा तो बनाना दूर की बात है जी, पैसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था पैसा भी बनाए, लेकिन जिन्होंने इतने फूक फूक के कदम रखे पब्लिक लाइफ में, अखलाकियात में, ये जो है ये कासा लैसी और इस तरह की चीजों का कुछ सब्र नहीं था। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ 47 की। उसके बाद भी पाकिस्तान में अप टू जो है वो जनरल ज़िया के पीरियड तक ये बात नहीं थी। एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना वो बहुत ही एक बाइज्जत किस्म के आदमी को समझते थे, जिसके कुछ उसूल थे, कुछ ज़ाब्ते थे, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स करता था। इसलिए नहीं कि इसकी वजह से मुझे नौकरी मिले। वो स्ट्रगल में होते थे लोग, लीडर उनकी इज्जत करते थे, और ये चीज नहीं थी। ये तो ये मुलाजम टाइप, ये तो बादशाहों का होता है। वो पुराने जमाने में जो बादशाह होते थे उन्होंने ऐसे अजीब और गरीब किस्म के क्लाउन टाइप लोग रखे होते थे, जो बैठ के उनकी तारीफें करते रहते थे पूरा दिन। आप देखें, अंदाजा लगाएं कि आप बाकी दुनिया के बादशाहों में इतनी चीज नहीं थी, लेकिन जो हमारे बादशाह थे, जिसमें मुगल बादशाह से लेके तो हिंदुस्तान के जो राजे महाराजे नवाब ये सारे थे, कि ये जो दरबार क्या था, ये पूरा दिन बैठ के उनकी तारीफें करने वाले लोगों पे मुश्तमिल होता था, जिसको हम आज कहते हैं ये दरबारी शायर है या ये दरबारी दानश्वर है, कि जो बैठ के नुक्ते निकालते थे, जो घुमा फिरा के तो शहनशाह के हक में जाते थे, और आधा दरबार सिर्फ वाह वाह करने के
प्रोसेस में बैठा होता, आप उसको कंपेयर करके देखें। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहता, आप कोई एक पार्टी उठा के देखें, उसके अंदर एक दरबारी जो है कल्चर है, उसका जो लीडर है वो बादशाह की तरह है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो पैसे कहाँ से लाता है, कहाँ खर्च करता है, कितना उसके अखलाकी मामलात हैं, ये सब चीजों से वो भर रहा है। यानी क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते। यानी 500 साल पहले इंग्लैंड में या 700 साल पहले ये बात समझी जाती थी कि जी किंग जिसके खिलाफ इनकलाब आया या इनकलाब फ्रांस था, कि किंग पे कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि किंग ना कोई गलती करता है, ना किसी को हक पहुंचता है कि उसकी गलती, जो करे मर्जी करे। हमारे यहाँ स्टिल ये मौजूद है कि हम जनाब जब पार्टी चेयरमैन को या चेयरपर्सन को आप किंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो वही बंदा बाद में प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप एज ए पार्टी लीडर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसकी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस पर सवाल नहीं उठा सकते, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे उठाएंगे? तो ये एक पूरा कल्चर है जो बहुत बुरे तरीके से मसख हो गया, और इसमें ये क्लाउन टाइप लोग पैदा हो गए। ये पॉलिटिकल वर्कर है ही नहीं। ये जिस तरीके से अपने लीडर को मिलते हैं और जिस तरीके से उनके सामने बात करते हैं या नहीं करते, जिस तरह के अदब के नाम पे जो जालसाजी का इन्होंने कल्चर क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें तो ये पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं है। ये समझ लें उन्होंने जो है ना, ये सोल्जर हायर किए हुए हैं अपना काम निकालने के लिए, कि चले ठीक है वोट भी दो, पत्थर भी मारो, जलसा भी कर लो, कुर्सी भी लगा लो, तो ये वर्कर्स हैं। बिल्कुल ठीक। और सर इसी तरीके से अभी हमने रिसेंटली देखा कि बिल्कुल पूरा पाकिस्तान में लाइट चली गई और एकदम ब्लैकआउट हो गया, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं। 2-3 दिन तक वो यही कहते रहे कि उनको वजह ही समझ नहीं आ रही कि क्यों ये इस तरह से लाइट का जो था वो सिस्टम ट्रिप कर गया, और क्यों इनसे 8 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया और नहीं संभाला गया। तो ये किस तरफ इशारा करता है? ये इनका फेलियर है या इत्तेफाक से हो गया, हो जाता है? क्या समझते हैं आप? नहीं देखें, ये फेलियर तो इत्तेफाक से तो हम इसको नहीं कह सकते जी। दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसकी एक ही प्रोटोकॉल है, और ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का चीजें होती हैं, जो कि इसके साथ डिपेंड करता है आपकी कंट्री किस लोकेशन पे है, उसकी क्या स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, दुश्मन कितने हैं, दोस्त कितने हैं। लेकिन ये है कि आपकी अगर बिजली चली जाए और 3 दिन तक आपको पता ही ना चले कि ये हुआ क्यों है, या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, तो ये बड़ी स्केरी किस्म की बात है। क्योंकि ये चीजें, इसका मतलब ये है कि हम उसी तरीके से चला रहे हैं कि जी ठीक है, अल्लाह के तवक्कल पे बिजली चल रही है तो चल रही है। तो इस तरीके से तो फिर जाहिर है ये बात है, आप एक न्यूक्लियर पावर हैं और आप इस तरह की सेंसिटिव किस्म की, डिफरेंट किस्म के जो है वो चीजों से आपको डील करना होता है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए और उसकी एक्सप्लेनेशन ना हो, अब इसके ऊपर भी देखें हमारे यहाँ, यानी मिनिस्टर का तो चलें ठीक है, मिनिस्टर तो मैंने पहले अर्ज कर दिया ना कि वो लोग नहीं हैं जो सर्विसेज के नतीजे में या लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के नतीजे में आके मिनिस्टर बने। ऑब्वियसली उनका मेरिट टोटली डिफरेंट है। उनके पीछे मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस हैं जो उनको अपॉइंट कराती हैं या उनको सुजेस्ट करती हैं कि इनको अपॉइंट किया जाए, जिसको कोई ना नहीं कर सकता। सिंपल बात है। तो उनसे इतनी बड़ी गहराई की तवक्को रखना कि वो इतना, एक आदमी बिजली के महकमे का मिनिस्टर है तो वो उसकी सारी को जानता होगा। लेकिन ये बात सिर्फ मिनिस्टर तक नहीं है, आप जरा इससे नीचे जाएं इंजीनियर्स की सतह पे, कि हमारे यहाँ जो कहीं भी कोई काबिल जिक्र जॉब है उस पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं होती। हमारे यहाँ हजारों की तादाद में इंजीनियर्स जो हैं वो सिफारिश पे भर्ती हुए, वो रुश्वत पे भर्ती हुए हैं, या वो किसी न किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नतीजे में जो है वो आके जो है वो बैठ गए हैं। वो वापदा हो या किसी और ग्रिड स्टेशन पे हो या कहीं हो, और जरूरी नहीं कि उनकी एक्सपर्टीज जो है वो इतनी हो कि उनको हर चीज का जो है वो पता हो। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये हमारे आए दिन के मामलात में रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सर इस्लामाबाद में 2 सवाल है, मैं दोनों इकट्ठे आपसे पूछ लेती हूँ, फिर आप रिप्लाई किएगा। पहली चीज तो ये कि
पहले इस्लामाबाद में ये चीज नहीं होती थी जो कराची में होती है कि बैग स्नैचिंग, मोबाइल छीन के ले जाना, डाके। और अभी रिसेंटली एक बच्चा ही मैं कहूंगी कि 21-22 साल का लड़का था, उसको गोलियां मार दी पुलिस वालों ने। और अभी तक उनको समझ नहीं आई है कि जो तहकीकात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें, कि हुआ क्या था। और उसको एक दो नहीं, पूरी 22 गोलियां उस बच्चे को इन्होंने मार दी। और वो कोई उबर या करीम इस तरह की कोई गाड़ी वो चलाता था। तो रात के 2 या 2:30 बजे के करीब ये कुछ हुआ है। और ये पहली दफा नहीं है और शायद आखिरी बार भी नहीं है कि पुलिस के हाथों इस तरह से किसी सिविलियन को मार दिया गया हो। और एक तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, इससे पहले आपने देखा था कि कई, उससे पहले के भी कई वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। और साथ ही इस तरह की चीजें, इस्लामाबाद जैसी सिटी जो बहुत महफूज समझी जाती थी, कैपिटल है, सारी एम्बेसीज हैं यहाँ पे, असेंबली यहाँ पर है, यहाँ पर एक आम सी बात हो गई है कि मोबाइल छीन के ले जाना, बैग छीन के ले जाना। ये चीज कम से कम, मैं किसी भी पार्टी को ना तो फेवर कर रही हूँ ना सपोर्ट करती हूँ, जो अच्छा काम करे बस ठीक है उसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये चीज हमने पहले हुकूमतों में नहीं देखा कि इस्लामाबाद तक ये चीज फैल जाए। साथ ही लाहौर का हाल भी खराब है, लाहौर शदीद गंदा है, हर वक्त खबरें आती रहती हैं सफाई नहीं हुई, जो कि शहबाज शरीफ साहब के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो आप मुझे ये बताइए, फिर उसके बाद में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक मीटिंग की है जो कि टर्किश और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ। और अभी तक जो न्यूज आ रही थी उसमें यही था कि ये मिलके बात कर रहे हैं, बात की है, यानी बहुत सी बातों में ये बात भी की है कि कश्मीर की बात की है, 370 की बात की है, और रियासती दहशतगर्दी की बात की है इंडिया की तरफ से, जो कि ये तीनों कंट्रीज मिलके यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगी या कहीं बात करेंगी। तो ये कितने आपको मजबूत नजर आते हैं? देखें जी, जो पहली बात आपकी है ना, वो तो इसलिए आपको ये चीजें नजर आती हैं, जो ये इस तरह के सोशली अनसेटलिंग किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में बहुत ज्यादा गुर्बत फैली है। अब अगर है हुकूमत जो है ना, सिर्फ वो इंडिकेटर देखा है जिसमें कहीं रियासत ने किसी सतह पे कोई बेहतरी की है, या आपका कोई लोन इंटरनेशनली कोई बेहतर उसमें चला गया, तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं अवाम पे, वो नजर नहीं आ रहा है। अवाम में बेतहाशा गुर्बत बढ़ी है गुज़श्ता 2 सालों में, और जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे गए उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में है। और जाहिर है कि ये चीजें जो होती हैं ना, जो लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सोसाइटी में है, ख्वाह आप कितने भी एफिशिएंट क्यों ना हो, लेकिन जब तक किसी सोसाइटी के अंदर आप जो है ना सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जिसको कहते हैं, वो प्रिवेल नहीं करता, जिसमें कि आप लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं, गारंटीज हैं, उनकी सेहत है, उनका रोजगार है, या उनकी मिनिमम इनकम का तस्वर है, ये चीजें अगर आप पूरी नहीं करते, तो मैं सख्ती करने से जो है ना, वो किसी सोसाइटी को आप जो है वो, या ख्वाहिशात रखने से, जैसा कि हमारे यहाँ आजकल हो रहा है, उसको वो नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी आपको वो क्या कहते हैं इसको, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अभी इस चीज की शुरुआत है, चूंकि अब भी उनके पास कोई बाकायदा प्लानिंग नहीं है कि इसको किस तरीके से जो है ये जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, जो माशी और तबकाती जो प्रॉब्लम है, इनको कैसे डील किया जा सकता है। एक तो हो गया ये। दूसरा जो बात की आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की, और कश्मीर के मसले के हवाले से, देखें बात यह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनली एक सियासत में जो ब्लॉक्स हैं, और जिस तरीके से एक नई दुनिया में सफबंदियां हो गई हैं या हो रही हैं, प्रोसेस में हैं, उसके अंदर किसी भी इलाके, काम या किसी भी खित्ते के किसी मसले को हल करने के लिए जरूरी है कि दुनिया की जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं उनको आप एतमाद में लें। अब ये महज इसलिए कुछ कहने के लिए कि हम बाहर कोई काम कर रहे हैं, तो जाके आप अजरबैजान के साथ या कजाकिस्तान के साथ या इस तरह के किसी मुल्क के साथ जो है वो इंडिया के हवाले से बात करें कि जी आप हमारी मदद करें, तो वो बेचारे क्या मदद करेंगे। यानी जिस मुल्क का अपना कोई तारीख जुग्राफिया नहीं है, कोई उनकी कोई है ही नहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, कोई इलाका इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वही मुल्क हैं जो उनकी बात सुन सकते हैं।
सुनने से मुराद ये है कि जस्ट लैंड, उनको सिर्फ ये कहने की इजाजत दे सकते हैं, वरना दूसरे मुल्क तो उनको इस बात की इजाजत ही नहीं देते। अब हालत यहाँ तक आ गई है। अब ये जो मुल्क है, मसलन ये कजाकिस्तान है, उसके बारे में तो अब खुद ये बहस चल रही है कि उसको रहने दिया जाए या नहीं। आपको पता है ना, इस वक्त चीन और यूएसएसआर जो है, ये रशिया, वो इस वक्त इस बात पे गौर कर रहे हैं कि कजाकिस्तान को हम ले लें, हम में से कोई एक, इसको यानी खत्म कर दिया जाए। ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो मार्ज वजूद में आई, ये बुनियादी तौर पे एक बहुत ही जो है एक तरह की गैर अहम किस्म की छोटी छोटी रियासतें हैं। इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये इस तरह की रियासतें। सर टर्की भी है ना, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के वही साथ मैं भी बात मिले कर हैं। रहा हूँ कि इसमें असल चीज जो है वो तुर्की की है, और तुर्की का अब ले दे के जो इन्फ्लुएंस रह गया है वो बस इन्हीं रियासतों में रह गया है। कि ये जो छोटी मोटी उसके करीब जो रियासतें हैं उनसे ही बात कर सकता है। मसलन इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि मसला कश्मीर को लेके तुर्की किससे बात करेगा। और इस पे हम बार ये बात कह चुके हैं कि ये कोई बात करने से, अगर मसला कश्मीर हल होता तो एक वक्त में कोई दुनिया का ऐसा फोरम नहीं था जिसमें इंडिया, पाकिस्तान या जनूबी एशिया की बात हो और उसमें मसला कश्मीर पे बात न हो। ये व्हाइट हाउस से लेके आपकी जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल हो गई या दूसरे इदारे, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए, यूरोपियन पार्लियामेंट, हर जगह पे ये मसला बहुत बड़े पैमाने पे डिस्कस होता रहा है। लेकिन महज डिस्कशन जो है वो काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी डिस्कशन ही गलत है, इनिशिएटिव ही गलत है, आपकी पॉलिसी जो है उसमें अजीब और गरीब किस्म का मुतालबा है। अब तुर्की अगर ये मुतालबा लेके जाए किसी मुल्क के पास कि भाई इंडिया को कहो कि वो कश्मीर खाली करके पाकिस्तान को दे दे, तो ये मुतालबा कौन मानेगा। पहले आप अपना मुतालबा दुरुस्त करें, उसके खदोखाल दुरुस्त करें कि आप बात क्या कर रहे हैं। आप कश्मीर डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो इज अबाउट पीपल ऑफ कश्मीर या इज अबाउट इंडिया और पाकिस्तान। और फिर इसको खाली करके आपको क्यों दे दे, वो अगर दे दे तो किसी को जाके उनको ये बात कहने की क्या जरूरत है। यानी ये चीजें जो है ना, ये इसकी वजह से बहुत मसला खराब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेशक 180 मुल्कों से बात कर लें, वो आगे मटेरियलाइज नहीं होगी। जो दुनिया में संजीदा फोरम्स हैं उनमें जब तक ये बात डिस्कस नहीं होगी, और उसमें कोई बात डिस्कस करने के लिए कोई तैयार है ही नहीं, और उसमें छोड़ें संजीदा फोरम्स को, आपका जो अपना फोरम जो है इस्लामिक दुनिया का, जो जिसको आप उम्मा का और इस तरह का इस्लामी उम्मत का फोरम कहते हैं, उसमें जो है वो डिस्कस करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उसमें नौबत यहाँ तक पहुंची कि जी पाकिस्तान ने अपना फेस बचाने के लिए 2-3 दफा जाली किस्म के बयान जारी किए जी कि वहाँ ये करारदाद पास हो गई और ये जनाब बात हो गई। हालांकि कोई ऐसी बात जो है ऑफिशियली उस फोरम पे जो ये इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस है इसमें नहीं हुआ। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, इस वक्त इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो हुकूमत थी ना खान साहब की क़यादत में, इसका सबसे बड़ा दावा ये था कि हम बड़े बड़े काम करेंगे, लोगों को ऊपर उठा देंगे, मसला कश्मीर हल कर देंगे, खित्ते में तजारत और दोस्ती का एक नया बाब शुरू कर देंगे। ये जो होते हैं ना टाल क्लेम्स, इनमें से एक क्लेम भी इनका कामयाब नहीं रहा। तो अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ ये जो अब कर रहे हैं कि ये इस तरह की जालसाजी के बयान दे रहे हैं। यानी ऐसी छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना के पेश करेंगे कि जैसे कोई क्यामत जो है वो आने वाली है। किसी से मुलाकात हो गई तो ये आपका एक परमानेंट जो है वजीर खारजा है जिसका काम ही मुलाकातें करना है, और बात हो गई तो उसकी बात ही जो बुनियादी उसका जवाब ही यही है कि वो बात करे ऐसे इश्यूज पे जाके। तो आप 6-6 महीने तक कहीं गायब होते हैं, बिल्कुल जिस तरह समुन्द्र में कहीं आपने गोता लगाया हुआ है, और अचानक फिर आप एक दिन उभरते हैं और जाके फलां से मुलाकात हो गई और फिर 6 महीने गायब हो गए। तो इस तरह तो डिप्लोमेसी नहीं चलती, ना उसके कोई रिजल्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कश्मीर के अंदर आपने जो कश्मीर पहले लिया हुआ है आजाद कश्मीर, वो परमानेंट जो है ऑन द स्टेट ऑफ हड़ताल, उसको आजाद कश्मीर के बजाय आप स्टेट ऑफ हड़ताल कह सकते हैं। कि आज भी वहां पे सख्त सर्दी माइनस में जो है लोगों ने आटे की हड़ताल शुरू कर रखी है।
वो सब्सिडीज की हड़ताल है जी, कहीं पे किसी की हड़ताल है, कहीं पे वुकला की हड़ताल है, कहीं पे तुलबा की हड़ताल है। तो आप पहले तो उसको तो ठीक करें और उस वहां पे रहने वाले लोगों को उनके हुकूक दें। आपने अभी अभी वहां इलेक्शन कमीशन में जो है वो पार्टियां रजिस्टर की, और उसमें आपने जो है वो 25 पार्टियां रजिस्टर की, जिनमें से कुछ 14 पार्टियां जो है उनके साबके और के जो है उम्मत मुसलमान और इस्लामी देश और इस्लामी दैट, जो कि जाहिर है मजहबी पार्टियां हैं, या मजहब के नाम पे सियासत कर रही हैं, या मजहब को बेच के जो है वो अपना काम निकाल रही हैं। और बाकी पार्टियों को आपने बाहर कर दिया कि जी ये हलाके पाकिस्तान पे बिलीव नहीं करते। ये चूंकि इनके मंशूर में नहीं लिखा हुआ है कि हम जो है हलाके पाकिस्तान चाहते हैं, इसलिए हम इनको रजिस्टर नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हो सकते और मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। जब आपकी हरकतें इस कदर वहशियाना हैं, जिनको फाशिस्ट हरकतें कहा जा सकता है, जहां आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, सोच की आज़ादी, अफकार की आज़ादी और अमल की आज़ादी को इस जबरदस्त तरीके से जो है आप गजब कर सकते हैं बगैर कोई जो है वो शर्मिंदगी महसूस किए, तो वहां आपको मजीद शामिल करके कश्मीरियों को उनको क्या दे देंगे आप? वहां तो हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं, यहाँ तो चलें ठीक है सारे हम लोग 99% बल्कि 100% मुसलमान हैं। तो वहां तो फिर वो दूसरे और मसाइल जो हैं वो भी साथ में आते हैं। तो बात ये है कि ये अवाम के साथ एक तरह का धोखा है मसलसल, जिसको आप यूं कह लें कि फरेब मसलसल है, ना खत्म होने वाला, गुज़श्ता 70 साल से जारी है। वो पैंतरे बदल बदल के मुख्तलिफ तरीकों से उसको लेके आते हैं, जी फलां से मुलाकात कर दी, फलां ने ये बयान दे दिया, तो गोया कोई बहुत बड़ी क़यामत जो है आने वाली है। कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। इन चीजों से कुछ इंडिया के कानों पे जून तक नहीं रेंगती। और सर हाल ये है कि जो अपने पास कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर आज जो है एक रैली निकल रही थी और प्रोटेस्ट हो रहा था कि महंगाई के खिलाफ वहाँ पर। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको मालूम है कि अलग से हैं, तो वो बिल्कुल खामोश है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। तो बल्कि हामिद मीर साहब के शो में उन्होंने क्लिप भी चला दिया, जो कि वो दिखाया कि लोग सड़क पे निकले हुए, बहुत हुजूम था और लोग नारे लगा रहे थे इनके खिलाफ कि ये महंगाई कर दी है और ये कर दिया वो कर दिया, जो भी उनकी शिकायतें थी। तो यहाँ का तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं और इनको और चाहिए। लेकिन पहले ये यहाँ पे तो कुछ करके दिखाएं, यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल सेट करें, तब तो ये कहने के लायक होंगे। लेकिन सर एक चीज लास्ट पे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या देखते हैं आप फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान का? इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा, अगले 70 साल भी यही होता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे? वैसे तो इनके हर दावा ही गलत साबित हुआ है अभी तक, इमरान खान साहब का। लेकिन अब ये जो मीटिंग्स करते हैं और हर जगह पे, सर क्या ये जरूरी है कि कहीं कोई भी बात हो रही हो वहां पे जाके ये भारत के खिलाफ बात करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि भारत के साथ अच्छे टर्म्स पैदा करें, बातचीत करें और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बैठ के हल किया जाए, बजाय इधर उधर उधर हर कंट्री को जाके शिकायतें लगाते रहते हैं? देखिए ना जी, वो तो मैंने अर्ज किया ना कि वो तो सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। जहां तक सवाल इस बात का है, आप मुझे ये बताएं कि ये भारत में जो किसानों की तहरीक है, उसके हक में पाकिस्तान से इतनी बड़ी आवाजें उठ रही हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, और ये जी मोदी साहब ने ये कर दिया, वो जी किस तरह रोक दिया, पाबंदी लगा दी। आप देखें एग्जैक्टली इसी इशू पे ये आजाद कश्मीर में जो हो रहा है ना, जो इसकी आपने बात की, उसमें आपको पता है कि गुज़श्ता 24 आवर्स में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बिल्कुल। कितने पार्टियों के लीडर और नौजवान जो है उन्होंने पकड़ के 20-20 30-30 एक एक सेल के छोटे कमरे में जो है वो बंद किए हुए हैं। और उनका मुतालबा एग्जैक्टली जो है वो मिलता जुलता है जो वहाँ के किसानों का मुतालबा है कि जी सब्सिडी आटे पे जो आप खत्म कर रहे हैं। और वहां पे जो ये मसला आटा जो है, इस पे अब हमें हंसी आती है कि ये इतना बड़ा इशू कि एक छोटी सी आबादी है उसको आप कहते हैं जी ये पता नहीं जन्नत है, और बाकी कश्मीरी भी आए तो हम इसको जन्नत बना देंगे। और वहां आटे की खातिर लोग अगर जेलें काटते हैं जिस मुल्क के अंदर, और इस सदी में, इस दौर में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना एक सलीका है। और वो भी आटे की खातर जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म की, जो लोगों का राइट है मुख्तलिफ तरीकों से जो पहले से वो लेते आए हैं।
तो इसलिए बात ये है कि इसमें जो अक्लमंदाना रास्ता है वो यही है कि आप ये बेशक ढोल पीटे पूरी दुनिया में जाके, और मैं बार बार इस पे मैं इंसिस्ट करता हूँ, जितने मुल्क साथ मिला दें, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे कि हम ये लोगों को साथ मिला के इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया जो है उसको पता है इस चीज का कि ये जाके अमेरिका से भी बयान डलवा देंगे तो क्या हो जाएगा बयान देने से। इंडिया की जो इस वक्त परचेजिंग पावर है इंटरनेशनल मंडी में, उनकी जो एक इस वक्त फाइनेंशियल स्टैंडिंग बन गई है, इस वक्त उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास को नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट की खातर, उसकी वजह से तो आपके करीब 3 दोस्त भाग के जो है वो इंडिया की सफू में शामिल हो गए, जिनमें सऊदी अरब जो है वो सरफरिस्त है। और आप समझते हैं कि ट्रंप जैसा बेवकूफ आदमी जो है वो कोई बयान दे देगा तो बस मसला कश्मीर हल होगा? क्या कर देगा ईरान के खिलाफ? बात लोग जरा गौर से सुने और लोगों को बेवकूफ मत बनाए। ईरान के खिलाफ गुज़श्ता 30 साल से जो है वो अमेरिका, पूरा वेस्ट, इसराइल लगा हुआ है। उन्होंने ईरानियों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन ईरान एज ए रजीम जो वहां पे है वो सरवाइव कर रहा है और पूरी कुव्वत से सरवाइव कर रहा है। इंडिया के अंदर ईरान से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। और जब आप किसी काम के पीछे इस तरह लग जाएंगे तो जाहिर है वो अपने आप को डिफेंड करेंगे कि आपको उठा के कश्मीर दे देंगे कि जी आपने तो घेराव कर दिया हमारा, ट्रंप साहब को लेके आ गए तो हम तो मजबूर हो गए। ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को ये बात देखनी चाहिए कि इसके अंदर पहली बात है कि आपके मुतालबे में वजन होना चाहिए। ये आप अगले जान की बातें करते हैं, 100 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं, 100 साल पुराने उसूल दोहरा रहे हैं, 100 साल पुरानी करारदादे निकाल निकाल के उससे गर्द साफ कर करके टेबल पे रख रहे हैं। आप कोई नई बात करें, जमाना बहुत आगे निकल गया है, इसमें ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर आप ये इस तरह चलाना चाहते हैं, इंडिया को इस चीज का एतराक है। कल इंडियन जो मिलिट्री चीफ है, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो नए हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जी हमारा मुकाबला जो है वो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ है, और उनकी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया है, इकोनॉमिक अलायंस बन गया है, इसलिए हमें अब ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हम दोनों के खिलाफ एक वक्त किस तरह जो है वो। जयशंकर मेरा ख्याल है उनका नाम है, इफ आई जी एम नॉट रॉन्ग, शायद यही नाम है। जी। तो अब आप ये देखेंगे जहां पे उनको ये सारा पता है, एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में आपका जो सबसे पहले तो आप चीन को क्लियर करें ना इस पे, जो आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, जो आपका इकोनॉमिक पार्टनर भी है। और खुद कहीं पाकिस्तानी दानश्वर तो ये कहते हैं कि अब आपका ऑलमोस्ट मालक ही है। जिस हवाले से उसने वहां पे एक निज़ाम सेटअप कर दिया है, उसमें से अब पाकिस्तान के लिए कई सालों तक बाहर निकलना या इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो पहले आप उससे तो बात करें कि जनाब ये आप ये बताएं कि ये कश्मीर में के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये कह देना कि जी इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुज़ाकरात के लिए मसला हल करें, ये तो पूरी दुनिया के कोई करोड़ों लोग भी कहते हैं और सैकड़ों हुकूमतें भी कहती हैं। इसमें कौन सी नई बात हो गई है, आजादी हो गया। अगर वही बात चीन दोहराए कि जी आप अपने मसाइल खुद हल करें, तो फिर अलायंस क्या हुआ स्ट्रेटेजिक? और वो जो है हिमालय से बुलंद दोस्ती और दरिया से और समुद्र से गहरी, वो फिर कहाँ होगी? आप पहले सिर्फ चीन को तो कन्विंस करके देखें कि वो सामने बात करे कि हम कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत करते हैं जी, और इंडिया को इसको छोड़ना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं कि चीन हमारे साथ है। असल हकीकत ये है कि आधे से ज्यादा कश्मीर पे चीन ने कब्जा किया हुआ है, और इतनी ज्यादा खूबसूरती और चालाकी से किया हुआ है कि उसका कोई नाम ही नहीं लेता। आपको पता है लद्दाख का ये सारा एरिया जो है, इसका रकबा कितना है, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत कितनी है। ये सारे लिंक जो हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और इंडिया और चीन के दरमियान, ये सारे लिंक्स जहाँ पे जुड़ते हैं, ये सब इलाके कश्मीर के हैं। तो उस पे उसने आराम से जो है वो कब्जा करके आराम से, इतना ही इंडिया और पाकिस्तान के पास भी होगा जिससे कहीं गुना ज्यादा है, लेके वो आराम से बैठे हुए हैं, और स्ट्रेटेजिकली भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाके चीन के पास हैं। तो आप कहते हैं जी चीन भी हमारी हमायत कर रहा है कि कश्मीर छोड़ दो। चीन को नजर नहीं आ रहा कि जब कश्मीर छोड़ाई जाएगी तो सबसे पहले हमें ये जो इलाके हमने लिए हुए हैं ये हमें खाली करने पड़ेंगे। तो ये अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है, अभी मैं इसको रिपीट करता हूँ। और जब तक आप अवाम के साथ अप फ्रंट आके
क्लियरली उनको ये तस्लीम नहीं करते कि भाई ये हमारी मसला कश्मीर की पॉलिसी जो है ये गलत साबित हुई है, इसमें हम नाकाम हो गए हैं और हमें आउट ऑफ बॉक्स एक न्यू थिंकिंग की जरूरत है, जिसका जो नुक्ता है मास्का है वो कश्मीर के अवाम है। इट्स ऑल अबाउट कश्मीरी पीपल। ये कोई हम जो है वो 12वीं या 13वीं सदी में नहीं रहते कि अवाम जो है वो मैटर नहीं करते। इस दौर में अवाम ही मैटर करते हैं, हुक्मरान मैटर नहीं करते। क्योंकि इस दौर का जो दौर हम बात जिसकी कर रहे हैं, जमहूरियत का अगर दौर है तो जमहूरियत में हुक्मरानी तो अवाम की होती है। आपने अगर जमहूरियत के नाम पे वहां जुल्म का एक निजाम कायम कर रखा है, या एक जो है वो अजीब व गरीब किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें नाम तो जमहूरियत है लेकिन हुकूमत वही 3-4 लोग कर रहे हैं, तो फिर बात दूसरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहला काम करने का है पॉलिसी चेंज, और अगर पॉलिसी चेंज होती है तो मसला हल होगा। वरना आप तो कह रही हैं 700 साल, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। नेवर, नेवर। जिसने जो होना था बस हो गया, दैट्स इट। आगे बस महज ख्वाब हैं, झूठ हैं और चंद वादे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इनको सोचने की जरूरत है और अपने सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये वो एक ही तरह की मेडिसिन जो है वो करते जा रहे हैं और जिसका असर खत्म हो चुका है। और चाइना की जहां तक आप बात करें सर, तो चाइना से इतना ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, इतना लोन लेके कभी सऊदी अरब को दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सी पैक में लगा रहे हैं। तो चाइना दोस्त तो ना हुआ, कम से कम चाइना जो है वो दोस्ती सर बराबरी की बुनियाद पर होती है। तो चाइना जो है वो इकोनॉमी में कहाँ है और हम कहाँ हैं, हम तो मतलब मांगे तांगे वाले लोग हैं। तो वो चाइना ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मेरा दोस्त है। जितना जितना ज्यादा हमने कहा है, उस अगर उसको कंपेयर करें तो उतना ज्यादा चाइना ने कभी भी दावा नहीं किया। ये दावा सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आता है। और उनका हो सकता है एक आधा दफा उन्होंने वैसे ही कभी कह दिया, लेकिन वैसे यूजुअली मैंने नहीं देखा कि चाइनीज हमें कहते हो कि ये हमारे बड़े दोस्त हैं। तो सर थैंक यू सो मच। आई होप के नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी, खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।